दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं शैली चौधरी जी, जिनका जो पैशन है वो पढ़ाने का है। उन्होंने बीएड किया और बीएड करने के बाद ये कुछ साल उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी पढ़ाने का सिलसिला उनका ख़त्म नहीं हुआ। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती रहीं। इसके साथ साथ अभी उन्होंने आईआईएम लखनऊ से अपना मैनेजमेंट का एमबीए कोर्स किया। अब वो स्टार्टअप योजनाओं के बारे में लोगों को बताती हैं। साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इकिगाई, जो जापानीज़ पद्धति है लाइफ स्टाइल को लेके, उसके प्रति लोगों को बता रही हैं। एक तरीके से देखें तो जो व्यक्ति पढ़ाने के लिए अपने प्रोफेशन को ले लेता है, वो जहाँ भी रहे उसका रहता है कि हमें जो चीज़ें पता हैं वो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचे, तभी उसका लाभ होता है। साथ ही साथ उनका जो पैशन है वो है बोनसाई को लेके। उन्होंने बोनसाई को भी सीखा और सीखने के बाद अब वो दूसरे लोगों को सिखाती भी हैं और अपना जो उनका बोनसाई का शौक़ है वो भी बहुत संभाल के और बहुत अच्छे से उन्होंने कर रखा है। ये पूरी यात्रा शैली जी की आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ। शैली जी, जैसे आपने बीएड किया फिर उसके बाद पढ़ाया, तो पढ़ाने का शौक़ शुरू से था? बीएड के अलावा भी कुछ करने का मन था कभी? मेरा शुरू से ही टीचिंग ही एक फोकस प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन। अगर जैसे आप किसी बच्चे को पूछते हैं तो मैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना था, बल्कि प्रोफेसर बनना था। मेरा ड्रीम था कि मेरे पापा लेक्चरर थे केमिस्ट्री के, और मैं शुरू से शादी के पहले भी, जब मैं खुद स्टूडेंट थी तब भी मैं जैसे अड़ोस पड़ोस के बच्चे थे ना, तो वो उनको कुछ हेल्प चाहिए होती थी तो पापा मुझे कहते थे कि तुम पढ़ा सकती हो। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाऊँगी। तो तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना मुझे शुरू से पसंद है। मतलब ये एक ऐसा काम है, मैंने बहुत, जैसा आपने बताया, मैंने इतनी सारी चीज़ें की, एमबीए भी किया, बोनसाई भी किया, लेकिन टीचिंग मेरे से कभी अलग नहीं हुई है। हर स्थिति में मैंने टीचिंग को आपने हर जगह रखा, हर जगह ले आई, क्योंकि वो मेरा इनेट है, मेरे अंदर की चीज़ है। वो सिखाना मुझे बहुत पसंद है। जो चीज़ मुझे लगता है मुझे अच्छे से आती है वो मैं दूसरों को ज़रूर बताऊँ, तो मैं तो आप जब स्कूल में पढ़ाती थी, जी जी, उस समय बच्चों को क्या पढ़ाती थी और कैसे वो बच्चे सीखते थे? जी, मैं तब उन लोग को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स में मैंने ग्रेजुएट किया है, तो उस समय तक मैंने ग्रेजुएशन ही किया था, पीजी नहीं किया था मैंने। ये ईयर 2000 की बात है। तो तब मैं उन लोग को मैथ्स, और छोटे बच्चे थे, क्लास 6-7 के बच्चे थे, तो मैं उन लोग को केमिस्ट्री और मैथ्स ही पढ़ाती थी। तो जैसे स्कूल में टीचिंग होती थी नॉर्मल, बस सिलेबस के हिसाब से ही, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है मैं बस वही उनको कराती थी। बाद में आपने अपने बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाना शुरू किया? जी, तो मैंने एमए इंग्लिश बाद में किया जॉब छोड़ने के बाद। क्योंकि इंग्लिश जैसे टीचिंग जैसे है ना, तो पहले होता था ना बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे तो उन्हें साइंस में डाल दिया जाता था, लेकिन इंग्लिश के लिए मेरी रुचि थी शुरू से। मुझे इंग्लिश पढ़नी थी, शेक्सपियर वगैरह, तो मैंने इंग्लिश में एमए किया। और फिर तब से मैंने अपना इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया, कुछ मेरी फैमिली के साथ कमिटमेंट थी, मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो मैंने स्कूल जॉब छोड़ दी, लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ा। फिर मैंने अपने घर पे ही कोचिंग शुरू की और फिर मैंने इंग्लिश की कोचिंग और स्पोकन इंग्लिश सिखाना शुरू किया। अच्छा, बोनसाई का शौक कैसे आपको डेवलप हुआ? बोनसाई मैंने गार्डनिंग मैंने इनहेरिट की अपने पापा से। अच्छा। मुझे बचपन से गार्डनिंग का शौक था। फिर शादी के बाद जब मैं यहाँ मेरे घर में कभी भी ज़मीन नहीं मुझे मिली, मतलब खेती करने वाला गार्डनिंग। हमेशा मैंने गमलों में ही उगाया, लेकिन गमलों में भी ना मुझे बड़े पेड़ उगाने का शौक था, बरगद, पीपल, ये सब। अब वो तो ज़मीन थी नहीं, तो मैंने गमलों में डालना शुरू किया। फिर बोनसाई के बारे में जाना, दोस्तों से पता चला, मेरे कुछ दोस्त थे जो पहले से जानते थे इन चीज़ों के बारे में। हम लोग सब मिलके लखनऊ में अवध बोनसाई एसोसिएशन, नाम सुना होगा आपने, अरोड़ा मैम का है, तो उनके एग्जीबिशन में हम लोग ने जाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मैम को ज्वाइन कर लिया। और वहाँ से हमने प्रोफेशनली बोनसाई कैसे बनाते हैं, कैसे जो मेरा था शौक कि कैसे मैं बरगद या पीपल को अपने घर में उगा सकूँ, ज़मीन तो है नहीं, तो वो मैम से सीखना शुरू किया। अच्छा। और फिर धीरे से उनका कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग सालों उनकी वर्कशॉप में जाते रहे, नए नए मास्टर्स आते थे बाहर से, उसको अटेंड करते थे। तो ऐसे करते करते मेरे ख्याल से 2007 से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हम आपको अभी कुछ इनके जो बनाई बोनसाई वो दिखाएंगे भी। शैली जी, जो आपकी बोनसाई है कितने तरह की आपके पास है, कैसे इसकी केयर करती हैं?
बोनसाई मेरे पास काफ़ी वैरायटी है, मेनली फाइकस है। हाँ। फाइकस के बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये बोगनविलिया का है। हाँ। ये फाइकस लॉन्ग आइलैंड है। ये भी फाइकस का एक मिनी फाइकस है। हाँ। हाँ, इसको मिनी लॉन्ग आइलैंड कहते हैं। तो ये जो मैंने बना रखे हैं तीनों, ये पेंजिंग कहलाता है। अच्छा। मतलब एक सीनरी या लैंडस्केप, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये लैंडस्केप है कि जैसे किसी पहाड़ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो मैंने एक सीन बनाया हुआ है, यहाँ पे ब्रिज है, उसके नीचे ये वाइट स्टोन से रिवर जैसी दिखाई है, पानी का कुछ है। और एक ये इमली का बोनसाई है, टैमरिंड का। ये मैंने बीज से ही बनाया पौधा। ये सैंड पेपर कहलाता है। अगर इसको आप छू के देखेंगे तो इसका थोड़ा टच आपको सैंड पेपर जैसा लगेगा। इसमें अभी देखिए आप फ्रूट्स भी आने लगे हैं। ये सैंड पेपर का बोनसाई है। बोनसाई मीन्स आपका जो बोनसाई है वो एक पेड़ की तरह लगना चाहिए। तो इसमें देखिए रूट्स भी है, इतना मोटा सा तना भी है, पूरा एक पेड़ जैसा शेप लग रहा है इसका पूरा। ये सारा है। ये शमी का बोनसाई है। ये शमी प्लांट होता है ना जो, उसका बोनसाई है। और इधर देखिए, ये भी एक बोनसाई है, बोलन। थोड़े रेयर प्लांट्स होते हैं, सारे कॉमन प्लांट्स नहीं है एक्चुअली। बोनसाई प्लांट्स के लिए थोड़ा पत्तियां छोटी होनी चाहिए, ये एक उसकी शर्त होती है। ये तो ये बोलन है। ऐसे इधर ये सब रेयर प्लांट्स हैं। ये एंटीडेसिमा है, ये फाइकस है। ये करौंदे का बोनसाई है छोटा सा। ये करौंदे का पेड़ से फ्रूट्स भी आते हैं। और ये कैथे का है बोनसाई, कैथा होता है जो। और ये भी एक फाइकस है। देखिए आप इस कितने छोटे से पॉट में इसका ये देखिए तना कितना, जैसे एक बड़ा सा पेड़ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये पूरा रूट सिस्टम है। तो यही बोनसाई की यही ब्यूटी है कि छोटे से में ही पूरा पेड़ का लुक आएगा। ये लिपस्टिक फाइकस का पेड़ है। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं और जो और चीज़ें शैली जी ने डेवलप की उन पे बात करते हैं। MBA जी, स्कूल पढ़ाया, फिर बच्चों को ट्यूशन, MBA का कैसे ख्याल आया और क्यों? MBA एक्चुअली मैं बिजनेस में हूँ। हम मेरा और मेरे हस्बैंड का एक जॉइंट बिजनेस है। तो बिज़नेस करते करते ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ना। तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम उम्र में बिज़नेस शुरू कर दिया था विदाउट एनी ट्रेनिंग। और तो प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे मैंने कहा टीचिंग के लिए चाहिए, वैसे बिजनेस के लिए भी चाहिए ना। कुछ प्रोफेशनल चीज़ें थी जहाँ हम लोग अटकते थे कि अगर इसके लिए कोई फॉर्मूला है, कोई मॉडल है जिसमें हम इस प्रॉब्लम को रखें तो कोई सोल्यूशन मिल जाए, उसके लिए हमें लोग हायर करने पड़ते थे। लाइक जैसे हमको किसी से पूछना है कि भाई हमारे स्टाफ में HR में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें लोगों से पूछना पड़ता था। तो क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है, सीखने का, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों डिसाइड किया कि मैं MBA खुद ही कर लेती हूँ। मतलब क्यों हम बार बार सबको हायर करें। तो मैंने खुद ही अप्लाई किया और एग्जीक्यूटिव MBA के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। IIM लखनऊ में ही हो गया। तो क्योंकि मैं लखनऊ से ही हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और MBA करके मैंने जाना कि एक्चुअली जो बिज़नेस की ट्रिक्स होती हैं, जो मतलब जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, रूल्स हैं, लॉज है, उनको अगर हम अप्लाई करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है उससे। हम बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो उससे आप लोगों को भी आप स्टार्टअप योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। जी जी, एक्चुअली जो मेरा MBA का सब्जेक्ट था वो स्ट्रेटजीज फॉर लीडर्स ही है। अच्छा। लाइक स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स मीन्स जिनका बिजनेस, जैसे मैं अपने बिजनेस की लीडर हूँ, तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मैं ऐसा करूँ कि मैं आगे किसी परेशानी में पड़ने से बच जाऊँ, ये मैंने सीखा। ये मेरा मतलब कोर सब्जेक्ट था MBA का। अच्छा। तो जब मैंने ये सीखा तो फिर से मेरे अंदर का जो टीचर है ना वो मुझे लगा मुझे लगा कि ये चीज़ मैंने अच्छी सीख ली। और क्योंकि मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि जब मैं उसको अप्लाई करती थी अपने बिजनेस में, तो मुझे लगता था ये चीज़ अच्छी है। और ये मुझे दूसरे जो नए बच्चे आजकल स्टार्टअप में आ रहे हैं, आजकल देखिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है ना स्टार्टअप्स के लिए, मेक इन इंडिया जो भी है करके। तो मैंने सोचा जो बच्चे अगर आ रहे हैं जो प्रोफेशनल स्टडीज़ में है, वो हर समय नौकरी के बारे में ही ना सोचें। जैसे एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आप स्टार्टअप करते हैं तो आप अपने साथ 10 को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, है ना। आप खुद नौकरी कर लेंगे, आप सिर्फ नौकरी करेंगे। जैसे मेरा है बिजनेस, हम लोग बिजनेस करते हैं, तो हमारे बिजनेस में हमने कम से कम 25-30 लोग को रोजगार दे रखा है। हाँ, तो मेरा ये ड्रीम है कि जहाँ भी मैं जाती हूँ स्टार्टअप के लिए जो गाइड करती हूँ, तो वहाँ से कम 5-6 बच्चे तो ऐसे निकलें जो सोचे कि यस, अगर हम हमारे अंदर कुछ है कि हम स्टार्टअप कर सकते हैं, हम एक छोटा सा बिजनेस लगा सकते हैं, कुछ लोगों को साथ में लेकर उनको नौकरी दे सकते हैं। तो बस उन लोग को मैं गाइड करती हूँ कि आप अगर स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसको करके अगर आप करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा
बहुत बड़ा और आपने बेसिक चीज़ों का ख्याल नहीं रखा और बस पैसा देख के लगा दिया और फिर आप फेल हो गए उसमें, तो वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो आपका कहना है कि अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो पहले उस प्लान को पूरा समझ लीजिए। हाँ, बिल्कुल उसके हिसाब से काम करिए। बिल्कुल, कुछ प्लान्स होते हैं, जैसे अब ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन मैं आपको छोटा सा क्रिस्प में कुछ बताती हूँ कि जैसे कोई भी है स्टार्टअप करने जा रहे हैं, पहले आपको उस इंडस्ट्री का एक सर्वे करना होता है। सपोज आप फैशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कितने सारे लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं और क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या काम हो चुका है। अगर आप कुछ नया लाएंगे तभी तो कोई आपके फैशन को एक्सेप्ट करेगा ना। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर क्या रॉ मटेरियल्स का क्या स्टेटस है, कहाँ से लाते हैं। सपोज आपने लखनऊ में लगा दिया, आपको मटेरियल दिल्ली बम्बई से लाना पड़ रहा है, उसका क्या ट्रांसपोर्ट है, लीगल क्या क्या चीज़ें हैं, लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोसाइटी में आजकल किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है, कौन सी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की जा रही हैं। थोड़ा रिसर्च मार्केट का, थोड़ा सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी है कि हम किस चीज़ में, लाइक फैशन में आप आगे, लेकिन क्या आप डिज़ाइनर हैं या आपका मार्केटिंग अच्छा है, आप किस चीज़ में जाएंगे। तो सेल्फ असेसमेंट, इंडस्ट्री असेसमेंट, बहुत सारे एनालिसिस होती हैं जो करनी पड़ती हैं। ये तो मार्केटिंग की बात हुई जी। लेकिन इकिगाई ये आपके जीवन में कैसे आई और क्या है ये? हाँ, इकिगाई बहुत ही अच्छी एक किताब है। इनफैक्ट ये एक जापानीज फिलॉसफी है। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। इकिगाई, ये सब जो मैंने आपसे बातें की प्रोफेशन की, लेकिन इन सब से अलग हम एक सेल्फ भी तो खुद है ना। हमें एक लंबा जीवन, सबको एक लंबा जीवन चाहिए होता है, खुशी सुखी जीवन चाहिए होता है। ऑफ कोर्स जो इसमें इकिगाई में जो बातें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन में, हमारे हिंदुस्तान की पुरानी पद्धतियों में, ऋषि मुनि आपने देखा कितने कितने साल जीते थे, लेकिन वो सब अब हम लोग उस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते, तो लाइफ स्पैन कम हो गया है, लोगों की उम्र कम होती जा रही है। क्या सूत्र है इसका? सूत्र इसके 3 सूत्र हैं खुश रहने के और लंबा जीवन जीने के। कि पैशन, आपके जीवन में एक पैशन होना चाहिए। आप रोज जब सुबह उठते हैं तो आज का दिन आपको क्या करना है, एक जोश के साथ शुरुआत करनी चाहिए। आपके पास एक पैशन जरूर होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। इस इकिगाई का जो अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो रीजन टू बी, आप क्यों हैं, आप इस धरती पे क्यों हैं, क्या करते हैं आप, क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या, आपको कैसे उससे खुशी मिलती है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी खुशी होनी बहुत जरूरी है। ये इकिगाई का पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है खाना कम खाएं। अच्छा जी, खाना कम खाएं, उतना ही खाएं जितना आपके लिए जरूरी है, तो आप लंबा और स्वस्थ जीवन। हाँ, हेल्थ भी कोई इशू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, और आप लंबे समय तक जिएंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आप लंबे समय तक जिएंगे, है ना, खुश रहना। तीसरा सूत्र इसका है कम्युनिटी से जुड़े रहें। अकेलापन, जैसे आजकल देख रहे होंगे ना आप, डिप्रेशन अवसाद बहुत बढ़ गया है। क्यों होता है? लोग अकेले हो जाते हैं, अपनी परेशानियों से अकेले जूझते रहते हैं। तो ये जापानीज लोग हैं ना, ये कहते हैं कि एक दिन भर काम किया, सुबह व्यायाम किया, खूब काम किया, ठीक ठाक खा के अब शाम का समय दोस्तों के साथ बिताओ। कोई कम्युनिटी होनी चाहिए आपकी ना, लोग होने चाहिए आपके आसपास के, उनसे मिलो, हंसो, बोलो, गाओ, बजाओ, जो भी आपकी बातें हैं करो। कभी किसी के साथ कोई मुसीबत हो जाए तो सब मिलके उसका साथ दें। तो ये 3 सूत्र अगर मैंने इसको पढ़ा, मुझे लगा ये बहुत अच्छे और सिंपल हैं कि हम कोई भी चीज़ फॉलो कर सकते हैं। बल्कि इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यस, टीचिंग सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरा पैशन है। तो मैं अब रोज़ सुबह उठती तो मुझे यही लगता है कि आज मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ हर चीज़ की, आज मुझे किस चीज़ के बारे में लोगों को सिखाना है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है इससे। तो ये ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इसमें कैसे लोगों को जोड़ती हैं, जूम के ज़रिए, और क्या प्रोसेस है उसका? हाँ जी, मैं गूगल मीट पे क्लासेस करती हूँ। अच्छा। मेरा अपना लिंक है। तो लोगों को, जैसे आज आप मुझसे जुड़ गए ना, आप बता रहे हैं लोगों को, तो अगर कोई जानना चाहता है मेरे बारे में तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू। और मैं आपका जो लिंक है फेसबुक का और व्हाट्सएप का वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सीधे उससे आपके साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, और जैसे मेरा MBA का ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे बैचमेट्स हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं, सबकी लाइफ में जैसे कोई डिस्टर्बेंस है या सब लोग एक सुकून ढूंढते हैं। तो इकिगाई के बारे में मैंने उन्हें बताया, तो उन लोगों ने कहा एक ऑनलाइन वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि वो पैन इंडिया फैले हुए हैं। तो ऑनलाइन वर्कशॉप की उनके साथ में। ऐसे मेरे दूसरे भी सभी के ग्रुप होते हैं आजकल, दोस्तों के दूसरे ग्रुप्स में भी सबने कहा ये टॉपिक अच्छा है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, नई चीज़ है। तो मैंने इसके बारे में बात करनी शुरू की ऑनलाइन और लोगों को बताया, तो उन्हें अच्छा लगा और कुछ लोगों ने इसको अडॉप्ट भी किया और उनको फ़ायदे भी मिले उसके। अच्छा जी, एक सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ लेता हूँ कि आजकल रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लोगों को। अगर इकिगाई को सामने रखें और इसके ज़रिए उसको हल करने की कोशिश करें तो कैसे उन
रिलेशनशिप को और अच्छा बिल्डअप किया जा सकता है? ये अच्छा सवाल है आपका। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, रिलेशनशिप लाइक जैसे पार्टनर्स की से मेरी और बच्चों की रिलेशनशिप की ही बात कर लें, ठीक है। तो मेरी बेटी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक छोटी सी पर्सनल चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसको किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक है कि एक बार उसके स्कूल में बुक फेयर लगा था। हमने उसको कुछ अमाउंट दिया पैसे कि जाओ खरीद लो किताब। उसके लिए वो काफ़ी नहीं था क्योंकि उसे किताबें बहुत पसंद है। तो उसने अट्रैक्ट होकर अपनी दोस्त की किताबें उठा के अपने बैग में डाल ली जो उसने खरीदी, जो कि उसकी नहीं थी। जब मैंने उसका नेक्स्ट डे देखा कि ये किताबें कैसे आई, तो हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे। तो बोली मेरी फ्रेंड ने ली थी, उसको कुछ खास पसंद नहीं थी। मैंने कहा मैं ले लूँ, उसने कहा ले लूँ। मैं घर लेके चली आई। मैंने पढ़ने के लिए ली थी लेकिन मैंने अपने बैग में रख ली। तो मुझे पता चला इसका पैशन कितना ज़्यादा है बुक्स के लिए। सिंस देन हमने उसको बिल्कुल मना नहीं किया। मैंने कहा जो किताबें मंगानी है मंगाओ। अब तक मेरे ख्याल से उसके 200-250 किताबें हैं। तो रिलेशनशिप की जो आपने बात की, कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये स्कूल की किताबें नहीं पढ़ती, बाहर की किताबें बहुत पढ़ती है। अब मैं बताऊँ उसको कैसे हेल्प कर रहा है अपने प्रोफेशन में। वो लॉ के लिए परस्यू कर रही है और लॉयर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रीडिंग। अगर लॉयर केस नहीं पढ़ेगा, इतनी आपने देखा होगा हर लॉयर के पीछे इतनी किताबें लगी रहती हैं, वो सब उनको पढ़नी होती है ना। केस पढ़ना है तो आपको पीछे के 20 केस पढ़ने पड़ेंगे। और वो इतनी रैपिड लर्नर है, मतलब इतनी फास्ट वो किताबें पढ़ती है कि वो अपने एग्जाम्स बहुत आराम से क्लियर कर लेती है। तो मैंने ये देखा कि मैं गलत थी उस समय पे। उसके पैशन को मैं रोड़ा, मतलब उसके पैशन में मैं आड़े आ रही थी। उसका पैशन था किताबों का, और देखिए उस पैशन से ही उसने अपने करियर को चुना। और वो उसमें इतना अच्छा इसीलिए कर पा रही क्योंकि वो रीडिंग में बहुत तेज़ है, वो बहुत जल्दी पढ़ती है, याद रखती है। तो मैंने ये जाना और एक्सेप्ट किया कि इकिगाई के हिसाब से कि अगर किसी के अंदर कोई पैशन है और वही उसका प्रोफेशन बन जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बनता है तो आप उस काम में मन लगा के करते हैं। आपको कभी बोझ वो कैरियर साबित नहीं होता है और आप हमेशा उसके बारे में नया नया कुछ ढूंढते रहेंगे, सोचते रहेंगे, खुश रहेंगे। जी चलते चलते कुछ और आप संदेश देना चाहती हैं हम लोगों के जो दर्शक हैं? राइट। मैं आजकल इकिगाई पे ही काम कर रही हूँ और मैंने इसको पूरा कह लीजिए आत्मसात कर लिया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, आपका जो भी शौक़ है, भले ही वो गार्डनिंग का है, कुकिंग का है, कुछ भी, उसको पूरे जुनून के साथ करिए, पूरे पैशन के साथ करिए, खुशी के साथ करिए। मतलब खाना भी अगर हम बनाते हैं घर में, अगर उसको खुशी के साथ बनाते हैं, जोश के साथ बनाते हैं, उसका अलग स्वाद आता है, उसका अलग स्वाद, उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। आप देखिए वो जो भी उसको खाएगा, उसको जो भी उसका पोषण है उसको मैक्सिमम मिलता है उसका। तो खुशी सबसे, आजकल के टाइम पे खुश रहना ही सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान भी है अगर आप उसको सही तरीके से जाने दो। तो अगर अपने शौक को जिंदा रखते हैं, उसके लिए थोड़ा समय निकालते हैं, तो हम ज़रूर खुश रह सकते हैं। बस यही मेरा आजकल तो सबको मैं यही बताती हूँ कि आपका जो भी शौक है उसको रिवाइव करिए। अगर आप भूल गए हैं तो उसको फिर से ज़िंदा करिए, और अगर आप करते हैं तो उसमें लगे रहिए, बेस्ट करिए उसमें। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, कुछ नया करते रहिए, जो करिए वो जोश से करिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का, सकारात्मक करने का, समाज को कुछ नया देने का सोचते रहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।